बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत ने बुलाने का फैसला किया, जो मुमकिना तौर पर पीर के रोज़ बुलाया जाएगा, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक जो कानून साजी है वो की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है मामले को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने के बाद वहाँ से उसकी मंजूरी ले लेगी। आज इमरान खान साहब ने, जो अपनी इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान जो कुछ गुज़िश्ता दिनों हुआ है तहरीक लब्बैक के साथ, जो मुआहदे और उसके बाद जो पेशरफ्त हो रही है, जिसके तहत आज जो पंजाब की वजारत दाखिला है उसने बताया कि 1000 से ज़ायद अफराद को रिहा किया जा चुका है। ये भी फैसला किया है कि पंजाब हुकूमत जो साद रिजवी की रिहाई के हवाले से जो दरख्वास्त थी हाई कोर्ट में, वो भी वापस ले रही है। तो अब वो जो 13 नुकाती मुआहदा है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट जो है दिन 10 रोज़ में तय पाया कि उस 10 रोज़ के अंदर उस पर अमल दरामद होगा। और अगरचे मुजाहिरीन मौजूद हैं, बाज़ जगह पर रुकावटें भी उसी तरीके से हैं, इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर है, लेकिन इसी मुआहदे में जब जिस वक्त ये किया जा रहा था, ये तय पाया था कि जब इसके 50% नुकात पर अमल दरामद होगा तो उसके बाद ये अफराद जो है वो वापस अपने घरों में चले जाएंगे। तो जीटी रोड खोल दिया गया है, लेकिन ये अफराद जो है वो एक खुले मैदान के अंदर वहाँ मौजूद हैं। तो ये जो फॉलो अप है इस मुआहदे के, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो है वो अपोजिशन का कहना यह है कि जो मुआहदा हुआ है उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेट में उन्होंने एक करारदाद जमा करा दी है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इसकी डिटेल बयान की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये मुतालबा कर रही है कि कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा हुआ है उससे कम से कम ऐवान को आगाह किया जाए। साथ साथ जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है नैब का, उस पर भी आज अदालतों में बड़ी दिलचस्प बहस हुई। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब एक केस में थे जहां उन्होंने कहा कि जी एक दिन हम दलाइल देते हैं, उस दलाइल को देख के हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम लेके आ जाती है। तो अब फिर तरमीम आ गई है जो कि प्रिंट नहीं हुई, लेकिन ये क्या मामला है कि जब से ये नैब ऑर्डिनेंस आया तो ये तीसरी तरमीम है जो लाई जा रही है। और इस तरमीम के अंदर तो ये भी है कि अब जो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत के पास है, जिस पर अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमली तौर पर अब नैब को पहले तो वो कहते थे कि एज अ टूल इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अब जो है कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची, क्योंकि अब सदर मुमलिकत को चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार भी हासिल हो गया। तो पूरी तरीके से हुकूमत ने कंट्रोल हासिल कर लिया है नैब के ऊपर। ये अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब, मुस्लिम लीग नून के MNA डॉक्टर निसार चीमा साहब, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब कादिर मंदो खेल साहब। इब्राहिम खान साहब, तो अब डिसाइड हो गया कि जी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतखाबी इस्लाहत ला के बाय मतलब ठीक है विदाउट कंसेंसस जो है वो अब ये मंजूर हो जाएंगी। मोरल क्रेडिबिलिटी होगी इसकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि विदाउट कंसेंसस कैसे हुआ। मेजॉरिटी कंसेंसस डेमोक्रेसी के मानी यही हैं कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है वो सबका डिसीजन होता है। उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप हर बात में अपोजिशन जो है वो इनकारी हो और आप डिसीजन मेकिंग फिर तो गवर्नमेंट ही आप बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। तो डेमोक्रेसी के जो एसेंस है वो है ही यही कि आप उसमें अगर मेजॉरिटी में हैं और आप वो लीगली उसमें आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसकी हमेशा एडवांटेज लेकर और अपनी पार्टी पॉलिसी को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। कानूनी रुकावट कोई नहीं, अखलाकी तौर पे भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने आगे इलेक्शन में हिस्सा लेना है। हम हरगिज नहीं समझते, बल्कि कन्विक्शन है हमारी इस बात के साथ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। इतने अरसे से जब से ये मामला चल रहे हैं, जो पार्टी आती है वो शोर मचा देती है कि जी फ्रॉड हो गया, ये हो गया, मैनेज हो गया। और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे जो हैं जी, अगर हम उनके 25-30 अरब डॉलर जो है वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं और उनको वोट का हक ना दिया जाए, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है। हम समझते हैं कि उनका वोट का होना भी बहुत जरूरी है। तो हम कन्विक्टेड, इसमें कन्विक्शन है हमारी। और जो क्या है ये नहीं है कि फिर कल को कहा जाएगा कि अक्सरियत के बलबूते के ऊपर आपने तमाम नॉर्म्स को जो है वो अपने पैरों तले रोंद डाला? पैरों तले रोंदने की बात ये होती थी कि हम अगर ये कोई कानून पास देंगे कर दें कि आइंदा जो है मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, ऐसी तो बात नहीं है रोंदने वाली। ये तो हम बात कर रहे हैं लोगों के राइट्स की। तो मंदो खेल साहब, इब्राहिम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, उन्होंने कहा जी ठीक है हमारी पास मेजॉरिटी है ऐवान के अंदर, हम बिल पास करा सकते हैं, हम करा रहे हैं, इसमें क्या एतराज की बात है, कानून हमें इजाजत देता है।
کون سی قانون کی بات کرے؟ یہ ہمارے صدر میں جو آرڈیننس فیکٹری ہے اس قانون، جس کو میں قانون نہیں مانتا. قانون وہ ہے جو قومی اسمبلی سینٹ سے اور اس کے بعد صدر مملکت سائن کرے. یہ صدر مملکت جو جارک جو ربر سٹیمپ بنا ہوا ہے اور عین موقع پہ یہ نمودار ہو جاتا ہے 2400 ملازمین کے ساتھ، کروڑوں اربوں روپے کے تنخواہوں کے ساتھ. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کون سا قانون ہے؟ یہ کوئی قانون نہیں. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ جو ابراہیم خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، تو پھر ڈر کس بات کی؟ آپ لائے اسمبلی میں، آپ پچھلے 3 مہینے سے کوئی بل تو سینٹ سے پاس نہیں کرا سکے، اور پھر چیمہ صاحب سن رہے ہیں پھر 90 ڈیز کے لیے جو آپ کو کہہ رہے کہ 90 ڈیز میں وہاں سے نہیں ہو، جو کہ یقیناً قانون ہے. آپ دوبارہ قومی اسمبلی آ گئے اور پھر قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہے وہ کچھ دن ملتوی ہوتا ہے، تو آپ کی آرڈیننس جو ہے نا وہ تیار پڑے ہوتے ہیں. وہ کیا مذاق کرے ہو؟ اور پھر آپ نے جو سینٹ کے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے جو تیسری مرتبہ یہ آرڈیننس آ رہا ہے یا آپ کی دوسری مرتبہ ہے، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھائی کسی کرپٹ SHO کو لگا لے، آپ جو مرضی کرا لے. انتخابی اصلاحات تو کر جائیں گے، انتخابی اصلاحات پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کرا لی حکومت نے، تو پھر تو اب EVM بھی ہوگا، اوورسیز والا معاملہ بھی ہوگا. حافظ صاحب، پہلی بات تو مجھے ان کے اوورسیز والے پہ اعتراض ہے، اور ان کو بڑی خوش فہمی ہے حافظ صاحب کہ اوورسیز ان کو ووٹ دیں گے. جوتے پڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں اس وجہ سے کہ جو کرونا کی دنوں میں جہاز کا ٹکٹ 2.5 لاکھ روپے میں لگا ہے وہ ان کو ووٹ دیں گے. میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے خلاف نہیں ہوں. آپ ایک خصوصی سیٹ دے دیں، آپ سینٹ میں، آپ قومی اسمبلی میں، جیسے خواتین کی اقلیت کی آپ کو جتنے پیارے ہمیں بھی اتنے پیارے، آپ خصوصی رشتے دیں. آپ کس طرح کریں گے کہ میرے حلقے NA-249 میں آپ لے آئیں گے جی سری لنکا سے 2 لاکھ ووٹ پڑ گئے؟ وہ کون ثابت کریں گے کہ یہ 2 لاکھ میرے حلقے کے تھے نہیں تھے؟ کس طرح ووٹ ڈالا گیا، کس طرح ہوا؟ یہ ساری ٹوپی ڈرامہ نہیں چلنے والی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب آپ نے بندوخیل صاحب کی بھی بات سنی اور ابراہیم خان صاحب کی بھی. وہ کہتے ہیں یہ تو ہو جائے گی انتخابی اصلاحات، ٹھیک ہے، بس پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جائیں گے الیکشن لڑیں گے؟ کیا اب آپشن کیا ہوگا آپ کے پاس؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب اس ملک کا آئین بن رہا تھا 1973 کا، تو پیپلز پارٹی کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس وقت 2/3 اکثریت حاصل تھی. ٹھیک. لیکن انہوں نے اس عددی اکثریت کی بنا پر آئین نہیں بنایا. ٹھیک. انہوں نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ملک کی مفاد میں یہ ہے، قومی مفاد میں یہ ہے کہ ہم نے آئین بنانا ہے، میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. اگرچہ میں یعنی بقول ابراہیم خان صاحب کے کوئی آئینی رکاوٹ تو نہیں تھی، نہ صرف اکثریت بلکہ 2/3 اکثریت تھی. سچویشن بھی ایسی تھی 71. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے عددی اکثریت کی بنا پر بلڈوز کرنے کی بجائے پوری قوم کے نمائندوں کو ساتھ لیا اور ایک متفق آئین دیا اس قوم کو، جو بہت بڑا احسان ہے ان کا اس قوم پہ. 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، یہ ہوتی ہیں یہ وہ ویژنری جو لیڈر ہوتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی اور ملکی مفاد میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ تو ایک بڑی تھن سی میجارٹی کے ساتھ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں، جو یہ کہ اپنے بڑی کمزور سی بیساکھیوں کے سارے آپ کو پتہ ہے یہ حکومت قائم ہے، اور یہ کتنی معمولی اکثریت کی بل بوتے پہ یہ اگر اس طرح کی یہ کہ بلڈوز کریں گے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا اور یہ پارلیمانی روایات کی بالکل منافی ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ہے کہ جو بھی یہ ترامیم لا رہے ہیں، دیکھیں بندوخیل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ نیب کے چیئرمین کو جو یہ کہ انہوں نے بلا وجہ ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ کہ ایک ایکسٹینشن، سو کالڈ ایکسٹینشن، یہ اس کا اور PT گورنمنٹ کا ایک الائنس ہے جس کو ہم نے ہمیشہ ان ہولی الائنس کہا ہے آپ صاحب. اور اس کا ٹارگٹ کون ہے؟ صرف اپوزیشن کی عادت. ورنہ پرائم منسٹر کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں، آٹا مافیا ہو، چینی مافیا ہو، آپ دیکھیں معلم جبا اسکینڈل میں جو ملوث ہے، جو BRT پشاور کے اسکینڈل میں ملوث ہے، جو بلین ٹری اسکینڈل میں ملوث ہے، سارے ان کے نظر میں پاک صاف ہے. دیکھیں، اور خود ایک بار یہ نیب کے چیئرمین فرما چکے ہیں کہ اگر میں حکومت کے PTI کے لوگوں کو پکڑنا شروع کروں گا تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. آپ کو یاد ہے، یعنی مطلب ہے کہ ان کا الائنس تو بالکل واضح ہے، کوائٹ آبویس اور ویزیبل، بالکل اتنا کنسپیکوس ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن یہ ہے کہ اس ادارے نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس نے اپنا امپارشیلٹی کا امیج بری طرح مجروح کر دیا ہے. اور دوسری بات، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری طریقے سے اس عذاب سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے قوم کو جو PTI کی شکل میں اس قوم پہ مسلط کر دیا گیا. ابراہیم صاحب، ایک جو نیب والی بات ہو رہی ہے وہ تو چلے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے، مگر یہ
ऑर्डिनेंस ही लाना था, एक ही दफा ठीक ले आते। महीना हुआ नहीं है आए हुए, उसके अंदर एक अमेंडमेंट, वो आज बैरिस्टर साहब कह रहे थे जी मैं दलाइल लेके जाता हूँ कोर्ट में, दलाइल को देख के फिर अमेंडमेंट लेके आ जाते हैं उसका। मैं तो एक थोड़ा सा एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि दो मेरे ऑनरेबल मेंबरान ने इतनी लंबी तफसील बयान की कि ये पीटीवी पे हमले वाले, ये खुद हाई सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले बैठ के जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं अंदर से हंस रहा था, बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। लेकिन खैर इनका हक है, वो दूसरा फरमा रहे थे कि जी इस किस्म के कवानीन बनाएंगे तो जलील हो जाएंगे। तो कह रहे हैं SHO को लगा दें किसी को। देखें जलील तो वो हो रहे हैं जो कि दुनिया में 10% के नाम से मशहूर हुए, और मकसद है किसी SHO को, पेशावर के SHO को लगा दें, आपने जब काम करना ही है। देखिए इंसान का कंडक्ट जो है वो उसकी अहमियत या उसके किरदार को उजागर भी करता है और उसको तनज़ली की तरफ भी लेके जाता है। अब बात यह है कि भुट्टो साहब का इन्होंने मुझे बताया अभी, तो भुट्टो साहब में जो कुछ आप उनमें अच्छाइयाँ थी या बुराइयाँ थी, वो इंसान अपना फाइनेंशियल करप्ट नहीं था। आज की लीडरशिप को और भुट्टो साहब के साथ उसको मुवाजना करके और वो दे के और उसका शेल्टर लेके इस किस्म की बात करना, ये कोई जचती नहीं है बात। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इनमें अगर इतनी इखलाकी जुर्रत थी, नून लीग के पास तो खास तौर पे जो है वो 2/3 मेजॉरिटी थी, आप उसी वक्त नैब लॉज में कोई अमेंडमेंट्स ले आते, आप उसी वक्त को ऐसे मामलात नहीं, उस वक्त आपको चढ़ाई करनी थी। मेजॉरिटी तो उस वक्त तो सैफुर रहमान साहब का वो था एहतिसाब ब्यूरो, ये तो फिर मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। उसके बाद मकसद है कि अगर ये दोनों जमातें ही रही हैं ना 2008 में भी, तो कहते हैं गलती हो गई, वो तो आपको समझा रहे हैं, आप वो गलती ना करें। नहीं देखें, बात ये है कि जब इनकी अपनी बारी आती है तो गलती हो गई, और अगर हम कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई स्टेप लेते हैं, जी हमारी क्या ये लीडरशिप को बेहतर टारगेट नहीं किया था जा कि रहा है। ऑर्डिनेंस एक ही दफा आता, उसको बार बार हर दूसरे दिन उसके अंदर अमेंडमेंट, ये क्यों? देखिए ये इसमें कोई एचएस कानूनी लकूनाज हो सकते हैं, कोई मामलात हो सकते हैं, तो आप कहते हैं मामलात यही हैं कि आप देखते हैं कि यहाँ से अपोजिशन को फायदा पहुंच रहा है तो उसमें अमेंडमेंट कर दें ताकि उनके रास्ते बंद हो। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम किसी को अजराए हमदर्दी पानी भी पिलाएंगे तो ये कहेंगे इसमें भी जहर मिली हुई है। तो मकसद ये है कि इन्होंने तो कहना, देखें इनका काम है अपोजिशन का कि वो बैठ के ये दुरुस्त नहीं है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जो अथॉरिटी थी चेयरमैन नैब को हटाने की, आपने प्रेसिडेंट के पास दे दी है, तो आपने तो कंट्रोल कर लिया, प्रेसिडेंट भी आपकी पार्टी के, यार वो हटा दें। मेरी अर्ज सुने, पहले ऑर्डिनेंस की तलवार लटकती थी, अब अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, और जो थे अपना यूसुफ रजा गिलानी वो उस वक्त जो थे वजीर आजम पाकिस्तान थे। तो ये दोनों ज़ाहिर है हमारी मेजॉरिटी में अपने सारे पावर दे दिए मैंने तो। जी हाँ, ये देखें ना, यही तो सबसे बड़ी बात है कि सारे पावर दे दिए, और उसके बावजूद पावर किसके पास थी वो आपको भी आज तक आपको पता होना चाहिए कि वो पावर किसके पास है और कौन उसका है। अभी फिर इमरान खान साहब के पास आ गई, अगर ये फार्मूला लगा दें तो अलवी साहब के पास पावर का मतलब ही नहीं, उस वक्त वो टोटल असेंबली जरदारी साहब के पास थी, भले उन्होंने जो मर्जी उसमें वो कर दिया था। एक काम उन्होंने वो अच्छा किया था 52B वाला, वो जो असेंबली वाला, उससे हट के जो है तमाम पावर्स वो एंजॉय कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए थे माशाल्लाह, और उसमें काफी कामयाब रहे, और अब माशाल्लाह नैब के कुछ चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय सदर मुमलिकत को होना चाहिए, क्या ये ठीक है? आप इससे एग्री करते हैं? सर अगर मैं फर्ज करें मेरे एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है, अगर लॉ में इसकी प्रोविजन है। नहीं प्रोविजन तो नहीं है, लॉ तो देखे ना, ये तो आप ऑर्डिनेंस से लेके आए हैं, आप जाके इसको मैं अर्ज करता हूँ, प्रोविजन तो आप क्रिएट कर रहे हैं। कल को आप ये प्राइम मिनिस्टर भी डाल सकते हैं, प्रेसिडेंट। मैं अर्ज करता हूँ जितने हमारे पास मेरी जाती राय बताए चले। नहीं, मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ। जिस हद तक हमारे पास लॉ में एक क्वेश्चन मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इनके तो फिर कानून वो मोम की गुड़िया है, जैसे हुक्मरान जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते रहे, और वही काम आप भी कर रहे हैं। वो हुक्मरान जो ऑलरेडी ये कुछ करते रहे हैं, इनका और कोई इशू नहीं है। मैं ऑनेस्टली आज मैं आपको दिल की बात कह रहे हैं कि दिल की बात बताएं। दिल की बात ये है कि पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, इसमें ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पाकिस्तान लविंग और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से लीडरशिप दोनों तरफ से कुछ ऐसी है जिसकी बयानात से, और देखें अभी मरियम साहबा का ट्वीट था पर कल का, वो जो जब सिख साहबान ने वो किया तो कहना कि जी बलोचिस्तान के देखें, ये मुल्क की सालमियत के साथ खेलने की जो बात करेगा, मैं अगर जो कुछ बैठा हुआ हूँ आज पाकिस्तान की वजह से हूँ, तो ये बर्दाश्त नहीं किया। चले मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो मंदू खेल साहब जो इब्राहिम साहब ने गुफ्तगू की वो आपके सामने रखते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, कादिर मंदोखेल साहब मेरे मेहमान हैं। मंदोखेल साहब, आज शाहिद खाकान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहते हैं जितने मर्जी ऑर्डिनेंस ले आए, एक ऑर्डिनेंस आएगा सारे चेयरमैन जो नैब के हैं और अफसरान कटहरे में खड़े होंगे। मेरा ख्याल में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसकी भी जरूरत इस वजह से नहीं पड़ेगी कि अभी हुकूमत इनकी मौजूद है, दाएं बाएं बगल में इसकी चोर निकलते रहे। ठीक है, अलीमा बीबी 70 अरब रुपए के पैसे वाइट कर रही, जुर्माना करके पूरे इस हुकूमत, क्या इसको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा? क्या नहीं इनका जो है ना वो पता नहीं क्या क्या मेडिकल चीजें बेचता रहा, वो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं रहा। और आटा जो उन्होंने अफगानिस्तान को स्मगल किया, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। और ये जितनी भी उन लोगों ने जो करप्शन की है, जो आपको हाफिज साहब आप जमाने से कवरेज कर रहे हैं, एक सीनियर आप एनालिस्ट है, आप मुझे बताओ किसी हुकूमत में, चाहे नवाज शरीफ साहब की हो चाहे पीपल्स पार्टी को, आपने सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए इतनी करप्शन के स्कैंडल कभी सुने या कभी देखे जितनी हुकूमत के? और ये तो उसकी हुकूमत है, ये चीजें दब रही। जब इनकी हुकूमत नहीं होगी तो देखेंगे एक एक करके सामने आएंगे। चलो उसको भी छोड़िए, आप मुझे एक बात बताओ, जो चीमा साहब ने मिसाल दी है, जो बात ये कर रहे हैं जरदारी साहब के बारे में, क्या मुझे बताओ इमरान नियाजी साहब का जो बनी गाला का जिस तरह मनी ट्रेल दिखाया, कभी तारीख में आपने सुनी? मैं वो बातें नहीं करना चाह रहा हूं घरेलू जो होते हैं, क्या तारीख में कभी आपने वो ट्रांजैक्शन सुनी? और फिर पूरा इस्लामाबाद टूट गया, कराची में नेस्ला टावर फला फला सब टूट रहा है, मगर बनी गाला रेगुलाइज हो गया है चंद टकों के खातर। चंद टके, अरबों में नहीं है, चंद टके जुर्माना करके मैं उस केस में मौजूद था। सवाल ये है, इनसे सारी चीजें हो गई। मैं तो ये कहता हूं उनसे कि इब्राहिम खान साहब से, ये नेब शेप को छोड़िए, आप डायरेक्ट सब ये जितने भी वजीर है, किसी को थानेदार बना दे, किसी को डीएसपी बना दे, किसी को क्या बना दे और दौड़ाए अपोजिशन के ऊपर, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपका आखिरी साल रह गया, आखिरी साल ये कि जो महंगाई आपने 133% बढ़ा है, जो चीनी नवाज शरीफ साहब के दौर में 50-55 रुपए थी, पीपल्स पार्टी के दौर में तो बहुत कम थी, आपने उसी चीनी को बरकरार भी नहीं रखा, कम भी नहीं किया, आपने 120 रुपए बल्कि 125 रुपए तक आपने पहुंचा दिया है। आपकी महंगाई का, आपकी बेरोजगारी का यह हाल है कि इनके अपने वजीर आजम ने यह बोला, इमरान नियाजी साहब जब कंटेनर पे चढ़ के बोलते थे कि 1.5 करोड़ 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अभी पिछले महीने एक तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के बच्चों से, इब्राहिम खान साहब का शुगर लेवल लो हो रहा है, वो जल्दी चाय पी रहा है, आपको मौका मिलेगा। सवाल ये कि 2 करोड़ बच्चे, इमरान नियाजी साहब ने कहा बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है। आप मुझे बताओ इससे बड़ी बेशर्मी और डठाई क्या हो सकती है कि 3 साल बाद भी वजीर आजम ये ऐलान करे 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो। भाई किसका कसूर है? आपने 3 साल में कितने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया है जो आप इतना डिठाई से ये बात करें? सवाल ये, इनके सारी निकम्मापन, नाइली, ये सब आवाम के सामने कि अभी साल रह गया, अल्लाह न करे ये 2023 तक रहे, मगर मेरी जाती ख्वाहिश है कि ये रहे, इस वजह से इनका रोना धोना बंद हो जाए, ताकि ये आवाम के सामने मजलूम और दागबो ना बन जाए कि देखो हम तो 5 साल में पता नहीं क्या गुल खिलाने वाले थे अगर हमारी हुकूमत के रहने थे। और दूसरी बात, यहां थोड़ा सा गिला नून लीग से भी करना चाह रहा हूं, जो नून लीग या मौलाना साहब फरमाते हैं कि हम हुकूमत जो ना वो दोबारा इलेक्शन करा है। वो भाई कौन सा कानून के तहत इलेक्शन कराओगे? जब तक प्राइम मिनिस्टर असेंबली नहीं तोड़ेगा इलेक्शन नहीं हो सकेगा, जब तक कोई और हमला नहीं करेगा इलेक्शन नहीं हो सकेगा। इलेक्शन हो सकता है, वज़ीर आज़म चेंज हो सकता है अदम एतमाद से। पीटीआई का मैं एक एमएनए का नाम बता सकता हूं, वो आमिर लियाकत की रिजाइन के बाद अलावा कराची के इनके 13 एमएनए में से मैं कहता हूं 2-3 को छोड़ के बाकी सारे हुकूमत से नाला है, काफलिग से नाला है, एमक्यू में से नाला है, और खुद पीटीआई के कौमी असम्बली के फाटा के लोग उनसे नाला है। तो अदम एतमाद बड़े आसानी से पास हो सकती है अगर नून लीग। चीमा साहब, तहरीक अदम एतमाद वाली बात जो मंदोखेल साहब ने की, या तो इमरान खान साहब असम्बली तोड़ दें या फिर आप उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करें असम्बली से, फिर वो कहते हैं जी बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद हलाल हो जाती है, पंजाब में हराम हो जाती है। अब सब ये जो तहरीक अदम एतमाद वाली बात है, इस्तीफों वाली बात, लॉन्ग मार्च वाली बात, ये स्ट्रेटजीज हैं मुख्तलिफ, ठीक, इस अजाब से निजात दिलाने के लिए कौम को जो पीटीआई की शक्ल में मुसल्लत किया गया है। असल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उस हवाले से ना हम में और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो,
आइन की बालादस्ती हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए और इस अदाब से पीटीआई हुकूमत के अदाब से निजात दिलाई जाए। इसमें हम में और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। सो मकासद बड़े हैं, इख्तलाफ छोटे, इख्तलाफ है स्ट्रेटजीज के हवाले से। पहली बात यह है कि जो नायब के चेयरमैन को हटाने का इख्तियार जो है, जो सदर ममलकत को दिया गया है, ये इतना जो है ये मैं समझता हूँ कि ये एक गलत, जालिमाना, गैर जमहूरी, गैर आइनी ये काम किया गया है कि इसके असरात जो है यानी मुज़मरात बहुत दूर तक जाएंगे। और इससे ज़ाहिर है कि इनकी नीयत बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। नीयत तो इनकी नीयत भी और करतूत हमारे सामने है, पूरी कौम के सामने है। और मकसद क्या है कि जो आपके पहली आपके नायब के साथ अलायंस है, अनहोली अलायंस है, अब नायब के चेयरमैन को मुकम्मल तौर पर अपने आप कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। ऐसे शख्स से आप जिसको हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर आप अपने एक सदर को देना चाह रहे हैं, तो इससे किस इंसाफ की तवक्को करेंगे? वैसे भी तारीख इंसाफ का इंसाफ से ताल्लुक भी कोई नहीं है। एक बात जो है खान साहब मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, ये भी एक नया रिकॉर्ड है कि ये नायब के चेयरमैन को हटाने का इख्तियार जो है, ये इस तरह के हरकतें पहले कभी नहीं हुई। जो रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं, देखें यानी कि महंगाई का, बेरोजगारी का रिकॉर्ड, अब किसी चीज़ की कीमत देखें आप, जो यानी कि ये महंगाई के रिकॉर्ड, बेरोजगारी के रिकॉर्ड, यानी बदतरीन गवर्नेंस के रिकॉर्ड, लाकानूनियत के रिकॉर्ड, अंदाजा करें कि झूठे वादों और झूठे दावों के रिकॉर्ड, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, तो हर जुबान पे देखें, गुजारिश नहीं सुन ले, देखें अपनी करेंसी को बेकदर करने के रिकॉर्ड, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड, मुख्तसर तरीन मुद्दत में सबसे ज्यादा कर्जे लेने के रिकॉर्ड। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारे जो रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए और अवाम पे जो जुल्म किए हैं, अवाम ने इन मजालम का बदला लेना है आइंदा इलेक्शन में वोट के जरिए, और अवाम ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। याद रखिए मेरी बात, लिख लीजिए कि अवाम ने अपने वोट के जरिए पीटीआई को बिल्कुल ये एक निशानी बरत बना के रख देना है। मैं ये कहता हूँ कि हम इनको एक कामयाब हुकूमत समझेंगे अगर ये एक काम कर दें। तमाम कीमतें अशाए खुर्दोनोश हो, वो गैस, बिजली, पेट्रोल हो, और डॉलर की कीमत आप उस सतह पे छोड़ के जाएं जिस सतह पे आपको मिली थी 2018 में। बस ये है कि ये मेयार है, अगर उस मेयार पे, अगर उस लेवल पे छोड़ के जाएं तो हम कहेंगे तो आप ये मेहरबानी करके नए पाकिस्तान से निजात दिलाएं, आप पुराना पाकिस्तान हमें लौटा दे, हम कहेंगे कि आप बड़े कामयाब रहे। इब्राहिम खान साहब आप कमेंट कर लेते। इतना सा कमेंट करना चाह रहा था। एक तो मंदोखेल साहब ने फरमाया था चीनी इन्होंने हमारे में 55 रुपए थी, इन्होंने पता नहीं 120 रुपए कर दी। भाई हमने कर दी ना, सेंटर में कर दी, पंजाब में कर दी, केपी में कर दी, बलूचिस्तान में कर दी। आप सिंध में बैठे हो, टोटल सिंध के मिले सारी उमनी की आपकी हैं, आप 55 रुपए पे वो उसको सेल करके मैं बताओ ना कि ये कितने बुरे लोग हैं कि देखो खुद जो है ये हम आपको 55 में दे रहे हैं, ये 120 रुपए में। जहां तक इन्होंने फरमाया कि जी अगले इलेक्शन में ये निशाने इबरत बना देंगे, निशाने इबरत बना देंगे। अगर ये इतने बड़े टॉल क्लेम्स कर रहे हैं, इनको कहे ना बाहर निकल के जरा आए ना, आवाम इतनी महंगाई है ना, इतना सब कुछ है, अवाम इनके पीछे क्यों नहीं आती? क्योंकि इनकी लीडरशिप पे किसी को एतमाद ही नहीं है। एक को 35 साल देख लिया, एक को 50 साल देख लिया। हमारी 85 साल कर दिया आपने सर नहीं, 50 साल से 70 से पीपल्स पार्टी और ये 85 से ये इस मुल्क पे जो वारिद हुए हैं। जो हमारे भाई इब्राहिम खान साहब ने फरमाया कि बाहर निकल के देखे आप सब, मैं बगैर किसी तरदीद के, खौफ के, जिसे कहते हैं बिला खौफ तरदीद, विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये कह सकता हूँ, आप बाहर निकल के देखें, अवाम से पूछें, अवाम पीटीआई के बारे में, इन हुक्मरानों के बारे में, इनके लीडर के बारे में जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सब मैं वो दोहरा नहीं सकता। वो कह रहे इमरान खान कहते हैं आप माइक लेके चले जाते हैं, लोगों को कहते हैं महंगाई है, लोगों ने तो यही कहना है महंगाई है तो सारा मलबा हमारे ऊपर ही डाल देते हैं। वक्फा, मंदोखेल साहब वक्फे के बाद आते हैं तो ये जो टीएलपी एग्रीमेंट है इसके फॉलो अप पे बात करते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करेंगे। बिल्कुल सही बात। मैं ये कहूंगा कि टीएलपी आज भी एक हकीकत है, पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी है, सिंध में 3 एमपी है, एक सियासी तौर पे उसको ट्रीट करे। आप एक दिन दहशतगर्द कहते हो, दूसरे दिन मुआहिदा करते हो, फिर इब्राहिम खान जैसे शरीफ आदमी बीच में फंस जाते, किसका साथ दे दे, तो नहीं करना चाहिए। और ये फतवा गद्दारी का, दहशतगर्दी का, ये कुफ्र के फतवे जो नहीं, ये नहीं लगाना चाहिए। हर आदमी को अपने हक है बोलने का, आजादी राय हक हासिल होना चाहिए सबको। इब्राहिम साहब लास्ट सेंटेंस, पाबंदी गलत लगाएगी सर? किसी मुसलमान की या किसी भी इंसान की बिला वजह जान लेना, उसके खिलाफ स्टेट को तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी उस वक्त लगाएगी गलत लगाएगी?
सर वो तहरीके लब्बैक पे जो लगाई गई पाबंदी वो वक्त के और हालात के मुताबिक जो उन्होंने किया तो फिर उसको परसू किया जाना चाहिए। तहरीक लब्बैक पे अप्रैल में पाबंदी लगना दुरुस्त और दिसंबर में पाबंदी उठना वो भी सर वो दिसंबर में नहीं उठी ना। नहीं अब उठ जाएगी ना, अगले जो मुआवजे उसके तहत तो पाबंदी हट जानी है, दिसंबर में नहीं उठेगी, जनवरी में हट जाएगी। देखिए ये तो एक परसेप्शन है ना, जब हटे तो परसेप्शन नहीं है, एग्रीमेंट किया है, जो एग्रीमेंट का ये पार्ट है। की कॉपी लाए ना, नहीं एग्रीमेंट की कॉपी जिन्होंने किया उन्होंने कल पाबंदी भी उठेगी, साथ रिजी साहब भी रिहा हो जाएंगे। मंदो खेल साहब, मेरे कल प्रोग्राम में मौलाना बशीर फारूकी साहब ने कहा कि ये एग्रीमेंट है, पाबंदी भी खत्म होगी, उन्होंने कहा 100% खत्म होगी, साथ रिजी साहब भी रिहा होंगे। आज तो न्यूज है 840 टीएलपी के 1000 से ऊपर 1000 से ऊपर हो गई। जी चले दर्दी है अपने भाई इब्राहिम खान डॉक्टर निसार की लगाना भी सही था, पाबंदी उठाना भी। इब्राहिम खान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।